हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यानी 51 से लेके हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे पिछली वीडियो में। 5 के बाद यानी 66 से क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप लोगों ने 51 से 65 तक के बीच में क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यदि आप लोग पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हो तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा, 360 है, ठीक है, 360 डिग्री बटा थीटा और -1। अब तो बन जाएगा, है ना। तो अब बताओ मुझे, 360 डिग्री तो हो गया। अब आपको थीटा यानी दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री कर देना और -1 हो जाएगा। तो अब बताओ कितना आ जाएगा ये। अब तो सबको मालूम है कि ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 में से घटाएंगे तो 5, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 5। तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये आपका टेस्ट पेपर है ना। पिछले दिन में आप लोगों का टेस्ट लिया था, तो यही टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है प्रत्येक क्वेश्चंस का, ठीक है। तो फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किस क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया है। तो जल्दी से बताओ, किसी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं जी। परमाणु संख्या कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। तो सबको ही बताओ इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग। एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का स्थिरांक क्या होता है। स्थिरांक का मतलब हो गया कांस्टेंट, यानी एवोगाड्रो संख्या का स्थिरांक का मतलब इस तरह मैं डिफाइन करूंगा कि एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या जो है उसी को क्या कहते हैं, स्थिरांक, यानी नियतांक, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट में इसका मान क्या होता है, कोई बता पाएगा। ऐसा यूनिट में इसका मान क्या होगा, यानी देखो एवोगाड्रो स्थिरांक क्या है। अब स्थिरांक का मतलब होता है एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या जो है उसको एवोगाड्रो नियतांक या कांस्टेंट कहते हैं। अब ऐसा यूनिट में इसका मान क्या होता है तो सब किसी को मालूम होगा, क्या होता है जी, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल है, बट याद होगा तो ही सिंपल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस में दे देगा पहला 6.022 इंटू 10⁻23, फिर दे देगा 6.10 इंटू 10⁻11, ऐसे ऐसे करके दे देता है कई सारे ऑप्शन। तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसांक यानी ड्यू पॉइंट क्या है बताओ। दाब है, आर्द्रता है, ताप है, या एक नियतांक है। जल्दी से बताओ सबको ही। यानी ड्यू पॉइंट क्या है, इसका आंसर आप लोग क्या दिए थे। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर है, यानी ताप है, ठीक है, ताप। अब आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, दाब का पूछ लेता है कभी कभी, प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछ लेता है, तो सबको मालूम है क्या है जी, पास्कल, मालूम है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होती है? बताओ। लोहा है, पानी है, पारा है, नमक है। तो जल्दी से सबको ही राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात हुआ है, सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है? तो जी हाँ, किसकी होती है? तो ऑप्शन बी यानी पानी की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पानी का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, और इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट पूछूं कितना होता है तो ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, आणविक भार जो है पानी का कितना होता है? बताइए कितना होता है पानी का मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार जो है वो कितना होता है? तो वेरी गुड, कितना होता है? 18 होता है ना। और अगर आपसे D2O के बारे में पूछे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसका 20 होता है। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से आप लोग को नमक के बारे में पता ही है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं। ठीक है, और पारा के बारे में एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबको मालूम है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो पारा है ना। अगर पूछे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? बताओ तो, जल्दी बताओ। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है जी द्रव अवस्था में जो पाई जाती है? तो वेरी गुड, कौन सी है? ब्रोमीन है। समझ में आ गया? और अब लोहा के बारे में जान लेते हैं। देखो, लोहा वैसे तो लोहा के अयस्क के बारे में पूछ लेता है, यानी ऑर ऑफ आयरन्स। ठीक है, तो कोई बता सकता है? देखो, वैसे तो बहुत ही हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट अयस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हेमेटाइट। ठीक है, एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, तो जल्दी से अब बता दो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, ये अयस्क है, क्वेश्चंस पूछ लेगा कि लोहा का अयस्क है कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, मतलब इस तरह का कई सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई एक ही देगा। ठीक है, हेमेटाइट देगा या तो मैग्नेटाइट देगा। तो जल्दी से बता दो, बताओ हेमेटाइट जो है इसका सूत्र क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है हेमेटाइट का? Fe2O3। ठीक है, और मैग्नेटाइट का Fe3O4। देखो, ये पूछ लेता है, सो आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लेना है। फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो उस पिंड का वेग क्या है? तो देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हुआ है, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। तो शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो, बताने का ज़रूरत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी है वो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? तो 1 जूल दिया हुआ है ना। और मेरा यहाँ से मास यानी द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो ये 2 kg दे रखा है। मुझे v निकालने को बोला है, वेलोसिटी निकालने को, है ना, उस पिंड का वेग क्या होगा? तो 2 से 2 कट जाएगा, तो v² बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो v² बराबर 1 आ गया। दोनों तरफ मैं अंडर रूट करूँगा तो मुझे v बराबर जो है 1 ही मिलेगा, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा गाइज, ये क्वेश्चन छूट गया था आपका हिट 17 नंबर क्वेश्चन जो है छूट गया था। चलिए देख लेते हैं इसको भी। उष्मा यानी हीट का कार्य में पूर्ण परिवर्तन क्या संभव है, असंभव है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सब कोई, जल्दी से सब किसी को आंसर देना है। ये क्वेश्चन छूट गया था तो फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 70 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पूछा यह गया है हीट यानी उष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन संभव है, असंभव है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन जो है नहीं होता है। ठीक है, तो असंभव है। अब यहाँ से ऊष्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक सबको मालूम होगा, क्या होता है, जूल होता है। चलिए, ये तो मालूम था आप लोगों को, लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऊष्मा का SI मात्रक जो है CGS में क्या होता है, CGS प्रणाली में क्या होता है। सब किसी को आंसर देना है, तो जल्दी से इसका आंसर दो। ऊष्मा का SI मात्रक जो है CGS में क्या होता है, देखना है मुझे कि आप लोग जो है इसको याद किए हो कि नहीं। तो जल्दी से बताओ, ऊष्मा का जो SI मात्रक है वो CGS में क्या होता है। तो जी हाँ, क्या होता है, कैलोरी होता है ना, कैलोरी। ठीक है, देखो ये CGS में भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे फोर्स का मैं कल बताया आप लोग को क्या होता है, डाइन होता है। इसी तरह ऊष्मा का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कैलोरी का मतलब क्या होता है, यानी कैलोरी का मतलब होता है 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उसी को हम लोग कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अब बताओ तो 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े हो, मुझे पता है आप लोगों ने 12th अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोग को ये पता होगा कि 1 कैलोरी का वैल्यू क्या होता है जूल में। तो जल्दी से बता दो, 1 कैलोरी का मान क्या होता है जूल में, डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो 1 कैलोरी का जो मान होता है गाइस, वो होता है 4.186 जूल। ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो गाइज, मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें थोड़ा डीपली जाऊँ, क्योंकि अब मान लो ऊष्मा से कोई भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसका SI मात्रक भी पूछ सकता है, इसका CGS प्रणाली भी पूछ सकता है। अब जब कैलोरी का बात आ गया तो ये भी तो पूछ सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन हो और उसके रिलेटेड, यानी उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हो और मुझे लगेगा कि वो एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चंस पढ़ूं और मतलब 4 ऑप्शंस आपको दे दूं और बोलूं कि हाँ यार इसका राइट आंसर ये होगा। ऐसे पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। ऐसे पढ़ना होगा तो आप लोग तरह तरह का गाइड आता है, नोट्स आते हैं, उससे भी तो पढ़ सकते हो ना। लेकिन पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, जब तक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं जानोगे तब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं अपनी तरह से पूरा प्रयास करता हूँ। यदि आप लोग को ये मेरा पढ़ाया हुआ ये मतलब वे अच्छा लगे, ये तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं उसी हिसाब से जो है आगे चलूँगा। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पढूं और डायरेक्ट आंसर बता दूं, तो मैं वैसा भी करने के लिए तैयार हूं, बट मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट होगा ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व क्या होता है, बताओ। 10 का पावर क्यू kg/मीटर, 10 का पावर 2 kg/मीटर क्यूब में, या 10 का पावर 5 kg/मीटर क्यूब में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अब इसका राइट आंसर दे दो। जल का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 10 का पावर क्यूब kg/मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि जल यानी जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का घनत्व ये तो सबको मालूम होगा ना, ये तो मैं बताया भी हूँ आप लोगों को। जो जल का घनत्व है अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, बताओ तो। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, 4 डिग्री C या 0 डिग्री C। तो जल्दी से बताओ, जल का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जी हाँ, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है जी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फाइन, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम और लोहे के छड़ को गर्म करने पे कौन अधिक फैलेगा, बताओ। लोहा फैलेगा, एल्युमिनियम फैलेगा, या दोनों बराबर फैलेगा, या इनमें से कोई नहीं। सब किसी को बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। यानी जब आप एल्युमिनियम को गर्म करेंगे और लोहे, यानी एल्युमिनियम के एक छड़ को आप गर्म करेंगे और लोहे के एक छड़ को गर्म करेंगे, तो इसमें से कौन अधिक फैलेगा, यही बताना है।
तो आप लोगों को तो लगता होगा कि एल्युमिनियम फैलेगा ना, लेकिन जी गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर जो है एल्युमिनियम नहीं होगा, यानी लोहा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप एल्युमिनियम की छड़ और लोहे की छड़ को एक साथ गर्म कीजिएगा तो जो है लोहा जो है अधिक तरह से फैलेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और एल्युमिनियम के बारे में एक दो क्वेश्चंस पूछता ये है कि जो एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो कौन है, ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, यानी डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे बॉक्साइट एक अयस्क है तो किसका है, बॉक्साइट एक अयस्क है, यानी बॉक्साइट इज एन और ऑफ किसका है, तो ये एल्युमिनियम का है, ठीक है, समझ में आ गया, यानी एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट है, फाइन, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ के टुकड़े में नमक मिलाने पर इसका गलनांक बताओ तो क्या होगा। बर्फ़ के टुकड़े में यदि आप लोग नमक को मिला दोगे तो क्या होगा, उसका गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बता दो। बर्फ़ के टुकड़े में नमक मिलाने पर इसका गलनांक क्या होगा, सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, क्या होगा, बर्फ़ के टुकड़े में यदि आप लोग नमक मिला दोगे तो इसका गलनांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही बार पूछा गया है, हर एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, अब पैरामेडिकल एग्जाम में भी पूछ सकता है, कोई अलग से क्वेश्चन तो होता नहीं है, वही सब क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी बर्फ़ पर दाब बढ़ने पे उसका गलनांक बताओ तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, बताओ, घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा, यानी बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हीटर 1000 वाट 220 वोल्ट को 5 एम्पियर की धारा से जोड़ दिया जाए तो उत्पन्न शक्ति होगी, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछा गया है, विद्युत शक्ति के बारे में पूछा गया है कि कितनी होगी, ठीक है। तो विद्युत शक्ति निकालने से पहले आप लोगों को आर निकालना होगा, रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो इसका मैं कल फॉर्मूला भी बताया, तो आर बराबर क्या होता है, V²/P। तो V मेरा क्या है, तो V में है जो कि 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि V स्क्वायर है तो 220 गुने 220 हो जाएगा। अब मेरा पावर कितना दे रखा है, तो 1000 वाट दे रखा है, तो अब बताओ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया है ना, तो एक कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करो कितना होता है, तो 484 होता है, और बटा में 10 होगा, याद रखना 484 बटा 10 आ गया है। तो चलिए देखिए, 484 बटा 10 आया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48.4 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या निकल के आया, मैं आप लोग को बताया था, ये मेरा आर निकल के आ गया, रेसिस्टेंस निकल के आ गया। तो अब मुझे विद्युत शक्ति निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, मालूम होगा तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा ना। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है आई का स्क्वायर इंटू में आर, तो आर अभी हम लोगों ने निकाला था, और आई यानी मेरा करंट कितना दे रखा है जी, बताओ, यानी यहाँ से देखो 5 एम्पियर करंट दे रखा है, आपको दे रखा है ना, तो आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दो, और गुना मेरा आर कितना आया था, तो 48.4 आया था। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1210 वाट जो है आपका आंसर आ जाएगा, ये ठीक है। तो विद्युत शक्ति कितनी होगी, 1210 वाट होगी, फाइन, समझ में आ गया। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।